2014 काफी एक्शन पैक साल रहा है और इस साल में भारत वर्ल्ड मैप पर और भी प्रोमिनेंट होने में कामयाब रहा है, चाहे वो मोदी सरकार की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो या फिर मंगलयान की सफलता जिससे पूरी दुनिया में भारत ने रौब जमा लिया है। ये साल वाकई में इंडिया के नाम रहा है और स्टार्टअप्स के लिए भी 2014 काफी शानदार साल रहा है। दुनिया की सबसे मशहूर स्टार्टअप्स यूएस की GoPro और चीन की Alibaba.com इसी साल यूएस में एक धमाकेदार लिस्टिंग के बाद एक नई लीग में शामिल हो गई, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। 2014 में भारतीय स्टार्टअप्स में वेंचर फंडिंग में 261% की बढ़त देखी गई है और इसका पूरा श्रेय जाता है फ्लिपकार्ट और Snapdeal.com को। इंडियन स्टार्टअप्स में विदेशी निवेशकों का इंटरेस्ट दिनों दिन इतना बड़ा है और एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि अगला Alibaba.com भारत से ही निकलेगा। तो 2014 के आवाज एंटरप्रेन्योर के इस आखिरी एपिसोड में हम आपके सामने ला रहे हैं कुछ ऐसी कंपनियां और ऐसे क्षेत्र जहां आने वाले साल में भी बहुत कामयाबी हासिल होगी। ये युवा एंटरप्रेन्योर्स कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जो ग्लोबली स्टार्टअप्स में एक बड़ा और एकदम हॉट आइडिया है, वेरेबल टेक्नोलॉजी। वेरेबल टेक्नोलॉजी यानी कपड़ों और एक्सेसरीज में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लूमस डिजाइन की टीम भी ऐसा ही एक प्रोडक्ट बनाती है जो है सोलर बैकपैक। 2010 में एक कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे गंधर्व बख्शी ने अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर इस प्रोडक्ट को डेवलप करने की शुरुआत की थी। किसी भी स्टार्टअप में जरूरी होता है कि इनिशियल कस्टमर, अर्ली अडॉप्टर जिनको बोलते हैं, वो डिस्कवर करना है ना। तो इसके लिए हमने बहुत लोगों को दिखाया, फिर एक पैटर्न आया बाहर कि जो जिन लोगों को बहुत एक्साइटेड थे इस आइडिया के बारे में वो साइकिलिस्ट थे। तो वैसे एक तो वो चैलेंज है। दूसरी बात मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्पेशली हम जानते नहीं है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है। 2012 में 1 लाख के निवेश से शुरू हुई इस कंपनी का फोकस था सोलर पावर का ज्यादा और क्रिएटिव इस्तेमाल करना। लवीना जो पेशे से एक डिजाइनर है और वेरेबल टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट भी रखती हैं, उन्हें सोलर पैनल्स को अपने डिजाइन में ढालने का जिम्मा सौंपा गया। वेरेबल टेक में प्रोडक्ट का डिजाइन उसके प्रैक्टिकल फंक्शन और फीचर्स पर आधारित होता है। बैकपैक में इस्तेमाल होने वाली ये फ्लेक्सी सोलर पैनल कंपनी को चीन से इंपोर्ट करने पड़े और बाकी सर्किटरी के टेक एडेप्टेशन पर हेड ऑफ टेक्नोलॉजी यतिन ने काम किया। लूमस के बैकपैक की खासियत है कि बैग में लगे सोलर पैनल से एक बैटरी चार्ज होती है और फिर जरूरत पड़ने पर आप इसे अपने गैजेट को चार्ज करने में पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लूमस को मास मार्केट तक पहुंचाने के लिए भले ही 5 साल का समय लगा, लेकिन फाउंडर्स अपने रेवेन्यू टारगेट को लेकर काफी अटल हैं और 2015 में 3.5 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। टारगेट वाइज जो 3.5 करोड़ का है वो फिर इट्स नॉट अ मंथ ऑन मंथ टारगेट, क्योंकि क्या सीजन होते हैं सेल्स में। जैसे इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, जैसे इंडिया में दिवाली के टाइम बहुत सेल्स होते हैं, इंटरनेशनली क्रिसमस के टाइम बहुत सेल्स होते हैं और फिर से मार्च में साइकिलिंग सीजन शुरू होता है तो फेब से काफी सेल्स शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए टारगेट्स काफी वेरिएबल हो जाते हैं। इन डिजाइनर सोलर पावर्ड बैकपैक की प्राइसिंग भी इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से ही की गई है। लूमस का सबसे लो रेंज बैकपैक $82 का है, यानी भारत में लगभग 5,000 रुपए। कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज था सही मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को ढूंढना। 2 साल पहले कोई भी स्टार्टअप के साथ काम करने को तैयार नहीं था। तभी गूगल इंडिया के हेड राजन आनंदन की नजर कंपनी पर पड़ी और राजन ने फाउंडर्स के जज्बे और प्रोडक्ट के पोटेंशियल को देख कंपनी में 25 लाख का निवेश किया। राजन कंपनी के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक गाइड हैं। पिछले साल हम बहुत प्रोडक्ट्स बना रहे थे, बहुत सारे सेगमेंट टारगेट कर रहे थे। हम सोलर वेनेशियन ब्लाइंड्स बना रहे थे, हम सोलर जैकेट बना रहे थे। तो इनफैक्ट उनको पता है कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्हें काफी हमने गाइड किया कि नहीं कट डाउन ऑल योर प्रोडक्ट्स, इसी पे काम करो। और ब्रांडिंग पे भी उन्होंने काफी गाइडेंस दिया, तो गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लूमस डिजाइन टेक एक ऐसे स्पेस में काम कर रही है जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है। अगले 2 सालों में कंपनी का इरादा अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने का है, जिसमें आगे चलकर टी-शर्ट, जैकेट भी शामिल होंगे। कुछ ही सालों में जिस तरह हर आदमी के पास एक मोबाइल फोन आ गया है, बहुत ही जल्द हर आदमी, हर औरत के पास एक रिस्ट बैंड होगा, या तो कोई रिस्ट वॉच होगी, या तो कोई ऐसा डिवाइस होगा जो वो अपने जेब में रखेंगे जिसके द्वारा वो अपने स्टेप्स, न्यूट्रिशन, फिटनेस, हार्ट रेट और बहुत अपने हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स हैं इसे ट्रैक कर पाएंगे।
जहां तक मुझे लगता है करोड़ों की तादाद में लोग अगले कुछ सालों में फिटनेस एंड वेरेबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। आईटी टेक के रिपोर्ट के मुताबिक वेरेबल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्पेंडिंग इस समय $14 बिलियन की है, जो अगले 10 सालों में $70 बिलियन तक पहुंचने की आशंका है। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो इस क्षेत्र में तैयार हो रही अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह और एक उभरता क्षेत्र है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आपकी सोच को हकीकत का रूप देने की ताकत इस टेक्नोलॉजी में है। यहाँ आए दिन नए नए बदलाव होते रहते हैं, इसलिए यहाँ भी कारोबार के अनगिनत मौके तैयार हो रहे हैं। तो आइए अब हम नजर डालते हैं 3D प्रिंटिंग बिजनेस के इनसाइट्स पर। संकित शाह, सागर शाह और सौरभ कोठारी, इन तीनों दोस्तों ने एक साथ MBA फाइनेंस किया और इस दौरान खुद के बिजनेस के सपने को आकार देने की शुरुआत हुई और 2012 में साहस सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की गई। ये काफी नीश मार्केट था, साथ ही 3D की जागरूकता कम होने के चलते यहाँ कामयाबी हासिल करना आसान नहीं था। एविएशन, ज्वेलरी, ऑटो इंडस्ट्री जैसे गिने चुने क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल तब होता था। Our main motive was to create awareness to people that if they have any idea, if they have anything that they want to do, कि उनको कुछ भी नया बनाना है और उनको वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो रोक के आ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो केटर करने के लिए हमने सोचा कि ये बेस्ट चीज है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगभग सभी इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बल्क प्रोडक्शन के लिए, ज्वेलरी मेकिंग में बोल्ट्स बनाने के लिए, मेडिकल फील्ड या स्टूडेंट्स के लिए, फैशन इंडस्ट्री में गारमेंट बनाने के लिए और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। 3D प्रिंटिंग मार्केट में दो अलग अलग एरियाज में बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एक आसान तरीका है सिर्फ 3D प्रिंटर में निवेश करके प्रिंटिंग का कारोबार और दूसरा है 3D डिजाइनिंग, कंसल्टिंग, प्रोटोटाइप और मॉडल मेकिंग। सिर्फ प्रिंटिंग के मुकाबले इसमें अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, साथ ही चैलेंज भी काफी है। 50,000 से लेके 50 लाख तक मशीन्स है। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो काफी टाइम क्वालिटी छूट जाती है और ऑपरेशन छूट जाते हैं। इंडिया में बहुत कम इक्विपमेंट्स बिकते हैं, तो उसके और ये टेक्नोलॉजी नया है, तो यू नीड सपोर्ट के लिए कोई चाहिए। अगर सपोर्ट के लिए कोई नहीं है तो इट इज आपका मशीन बिगड़ गया ना, उस दिन से आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। साहस के फाउंडर्स ने 18 से 20 लाख से इस कारोबार की शुरुआत की, जिसमें 12 लाख का निवेश 3D प्रिंटर में किया। एक मशीन और मॉडल मेकिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, स्टूडेंट्स और मेडिकल सेक्टर के क्लाइंट्स जोड़े। साथ ही कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में बड़े कॉर्पोरेट्स भी शामिल हुए। इस साल के अंत तक हॉबी प्रिंटर जो 2 लाख तक की कीमत में अवेलेबल होते हैं और एक इंडस्ट्रियल इस्तेमाल का प्रिंटर जिनकी कीमत 10 लाख से 3 करोड़ की रेंज में होती है, इन मशीन्स में कंपनी निवेश करेगी। पिछले साल हुए 4 गुना ग्रोथ को 2 गुना होने की उम्मीद फाउंडर्स जता रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक। आगे मैं आपको बताऊंगी कि बढ़ते ई कॉमर्स मार्केट से कैसे लॉजिस्टिक्स की दुनिया में मची है हलचल। भारतीय ई कॉमर्स स्पेस में दुनिया के बड़े से बड़े फंड एक्सेल पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल और अब जापान के सॉफ्ट बैंक ने भी मोटा पैसा लगाया हुआ है और भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों में तकरीबन 20,000 करोड़ का निवेश सिर्फ इसी साल 2014 में आया है। ऐसे मोटे निवेश के बीच जाहिर है ई कॉमर्स कंपनियों की चांदी तो हो रही है, लेकिन यहां पर एक और नई और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो रही है ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स की। वो कंपनियां जो बैकबोन है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जबोंग, अर्बन लैडर और तमाम ई कॉमर्स प्लेयर्स की। सप्लाई चेन रिटेलिंग के सालों के अनुभव और कुछ नए करने की चाह ने राहुल दोगर, नवीन रावत और मनीष आहूजा को एक साथ लाया। देश के बढ़ते ई कॉमर्स मार्केट में लॉजिस्टिक्स का रोल एक बढ़िया मौका था इन तीनों को खुद का कारोबार शुरू करने का। रिटेल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ग्लोबल प्लेयर्स की सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम पहले संभाल चुके इन तीनों को इस इंडस्ट्री की दिक्कतों की समझ भी थी और अपने इसी एक्सपीरियंस के बल पर इन तीनों ने मिलकर अपने कारोबार की नींव रखी 2009 में हॉलिसोल लॉजिस्टिक्स के साथ। हमें ये भी लगा कि कुछ जरूरतें हैं जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री अभी कस्टमर्स की पूरी नहीं कर पा रही है। उन गैप्स को फिल करने के लिए फिर फाइनली हम लोगों ने एक प्लंज लिया और अपना बिजनेस शुरू किया। जून 2009 में हमने फिर हॉलिसोल लॉजिस्टिक्स सेटअप किया। 2009 ये वो समय था जब भारत में ई कॉमर्स की लहर की शुरुआत हो चुकी थी और ये बिजनेसेस धीरे धीरे जोर पकड़ रहे थे।
तब हॉलिसोल की तरह सभी लॉजिस्टिक प्लेयर्स के लिए ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स के साथ ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कदम रखना जरूरी बना। ई कॉमर्स कंपनियों के इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के बदलते ही लॉजिस्टिक्स कंपनियों को बिजनेस मॉडल में भी बदलाव लाने पड़े। समय के साथ देश की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस को देखते हुए मैनेज्ड मार्केट प्लेस मॉडल असरदार साबित हुआ। इसमें ऑर्डर प्लेस होने के बाद प्रोडक्ट सप्लायर से लॉजिस्टिक कंपनी के पास पहुंचता है और हॉलिसोल प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक और पैकेजिंग के बाद ग्राहकों तक डिलीवरी का काम करती है। क्लाइंट की बदलती जरूरतों के हिसाब से वेयरहाउसिंग कैपेसिटी भी बदलती है और इस तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए सबसे जरूरी होता है कैपेसिटी रिस्क कम करना। इसी तरह के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए हमने जो एक मल्टी यूजर फुलफिलमेंट सेंटर टाइप कॉन्सेप्ट लाए हैं, जहां पे द एक्सपेक्टेशन इज कि अगर एक कस्टमर की वॉल्यूम में वो उतार चढ़ाव हो रहा है, वो दैट विल गेट कॉम्पनसेटेड बाय किसी और कस्टमर का उतार चढ़ाव जो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। देखने जाए तो लॉजिस्टिक्स कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन 5 साल पहले हॉलिसोल के फाउंडर्स ने शुरुआत छोटे पैमाने पर की। राहुल, नवीन और मनीष ने 10-10 लाख रुपए जोड़कर 30 लाख से बिजनेस की शुरुआत की और कुछ ही महीनों में कंपनी में और 30 लाख का निवेश किया। तीसरे साल में ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए हॉलिसोल ने बैंक से 1 करोड़ का कर्ज भी लिया, लेकिन हाल ही में कंपनी को $1.5 मिलियन की अपनी पहली वेंचर फंडिंग मिली है और इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा वेयरहाउस और इंफ्रा डेवलपमेंट पर लगाया जाएगा। वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि वेयरहाउस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टोरेज सिस्टम्स हो गया और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, इस तरह का मेजर एलोकेशन है हमारा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 70% जो पैसा हमें मिला है वो इसमें खर्च होगा और इसमें भी हम जो वेयरहाउसेज हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में खोलने वाले हैं इस पैसे को। सालों तक कारोबार में रहने के बावजूद अब तक कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी पूरी तरह से भारत में पहुंच नहीं बना पाई है। इसीलिए मेट्रो और बड़े शहरों के साथ देश के दूसरे शहरों में अपनी पहुंच बनाने के लिए ब्लू डार्ट, एरोमैक्स, फर्स्ट फ्लाइट जैसी कंपनियों के साथ हॉलिसोल ने करार किया है। कंपनी का खास फोकस टियर 2 और 3 शहरों में अपनी रीच बढ़ाने पर है और कंपनी इस कोशिश में 10 से 15 फैसिलिटी सेंटर शुरू करेगी और वीसी फंडिंग से मिले पैसे इस एक्सपेंशन में लगेंगे। कंपनी फिलहाल हर दिन 40,000 ऑर्डर्स पूरे करने की क्षमता रखती है, जिसके लिए कंपनी के पास 5 लाख स्क्वायर फीट का वेयरहाउस भी है और 1800 लोगों का सपोर्ट स्टाफ भी। जबोंग, फैब फर्निश, प्रीकल्चर जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली हॉलिसोल की क्लाइंट लिस्ट में अब ऑनलाइन की तरफ मुड़ने वाले ऑफलाइन रिटेलर्स भी जुड़ गए हैं। सालाना 25% ग्रोथ के चलते बढ़ रहे इस कारोबार को अमेजॉन जैसे इंटरनेशनल ई कॉमर्स दिग्गजों के भारत में आने से और भी तेजी की उम्मीद है। 1000 से 2000 रुपए के एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे करीब 50 से 100 रुपए के आसपास का ई कॉमर्स डिलीवरी का खर्चा आता है, विच इज जो कि जब करीब 5% ऑफ पूरे ई कॉमर्स है। अब आप सोचें कि इस साल में करीब $10 बिलियन का ई कॉमर्स होने की उम्मीद है इस साल 2014-15 में। इसका मतलब कि $500 बिलियन का ई कॉमर्स केवल लॉजिस्टिक्स का अपॉर्चुनिटी है, जो कि 2018-20 में करीब $100 बिलियन का अगर ई कॉमर्स का मार्केट हो जाएगा तो करीब ई कॉमर्स के मार्केट से $5 बिलियन की लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री की उभर के आने वाली है। वक्त हो रहा है एक और ब्रेक का। वापस आकर बात करेंगे एवरग्रीन फूड सेक्टर की, जहां आज भी है कुछ नया करने के भरपूर मौके। ईयर एंड के मौके पर आवाज एंटरप्रेन्योर आपको ऐसे बिजनेस आइडिया से रूबरू करा रहा है जहां आने वाले सालों में भी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटी होगी। वेरेबल टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स के अलावा एक और ऐसा क्षेत्र है जो सालों तक एवरग्रीन रहेगा और नए आइडियाज के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी, और वो है फूड। एफएमसीजी सेक्टर में आए दिन नए ब्रांड्स की भरमार दिखाई देती है। खासकर फूड सेगमेंट में कई सारे भारतीय ब्रांड विदेशी ब्रांड्स को पीछे छोड़ रहे हैं। रेडी टू कुक कैटेगरी में चाइनीज और इंडियन स्नैक्स ने जहां वर्किंग प्रोफेशनल्स की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं इंटरनेशनल क्विजीन की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऑप्शंस ना के बराबर है।
इस गैप को देखते हुए 3 फूडी फ्रेंड्स वरुण जवार, निपुण कटियाल और मनीष त्रिपाठी ने फिजी फूड लैब कंपनी के तहत इटालियन, मेक्सिकन और थाई क्विजीन के रेडी टू कुक रेसिपीज का कारोबार शुरू किया। We believed that cooking world food at home is a phenomena that is going to explode in the next few years, and we as Fizzy Food Labs wanted to create an ecosystem, wanted to create a product range that could enable the consumers to conveniently prepare authentic food at home. इंस्टेंट फूड की बजाय भारतीय कंज्यूमर को खाना खुद बनाने का अनुभव देने पर फाउंडर्स का लक्ष्य था। साथ ही प्रीमियम फाइन डाइन की टेस्ट को हासिल भी करना था। इसलिए कंपनी ने इंडिया जॉन्स, स्पैगेटी किचन, लिटिल इंडिया के नामी और इंटरनेशनल लेवल के 12 शेफ्स से पास्ता, बरीटो और थाई करी जैसी रेडी टू कुक रेसिपीज बनवाई। और 2013 में शेफ बास्केट ब्रांड से कंपनी ने इटालियन पास्ता और मेक्सिकन बरीटो लॉन्च किए। कंपनी ने मुंबई मार्केट से रिटेलिंग की शुरुआत की और दिल्ली, पुणे, बैंगलोर के साथ अब जल्द ही अहमदाबाद में प्रोडक्ट रीच बनाने का काम शुरू है। इन शहरों में हाइपर सिटी, रिलायंस फ्रेश, नेचर्स बास्केट, स्टार बाजार जैसे मॉडर्न ट्रेंड चेंज के साथ साथ छेड़ा, प्रेमसंस जैसे जनरल स्टोर्स में भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लोकल बनिया, बिग बास्केट जैसी ई ग्रोसरी स्टोर्स में भी शेफ बास्केट के प्रोडक्ट मिलेंगे। 8 से 10 लाख के इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से फाउंडर्स ने इस कारोबार की शुरुआत की थी। कुछ ही महीनों में और 25 लाख का निवेश जुटाया और प्रोडक्ट लॉन्च के बाद वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक से लोन भी लिया। कंपनी का ऑपरेशनल ब्रेक इवन हो चुका है। फिलहाल हर महीने 12 से 15 हजार रेसिपी किट बेच रही कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च के जरिए 20 से 30 हजार की किट बेचने का लक्ष्य रखा है, जिससे पर मंथ 1 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट कंपनी जल्द ही हासिल कर पाएगी। फूड सेगमेंट में हमेशा से ही बड़ी एफएमसीजी कंपनीज का बोलबाला रहा है, लेकिन कई नए इनोवेशंस आजकल स्टार्टअप वर्ल्ड से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ को अहमियत देकर कई नए ब्रांड्स शामिल हो रहे हैं बाजार में, और ऐसे में हमारी नजर पड़ी एक ऐसे हेल्दी स्नैक्स और ब्रेकफास्ट ब्रांड पे जिसे पहली नजर में भारतीय है कहना थोड़ा हजम नहीं होता। आकर्षक पैकेजिंग, लाजवाब टेस्ट और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का अनोखा कॉम्बिनेशन है मिसिसिपी में। ये है मिसिसिपी के क्रिएटर, शेफ टर्न्ड एंटरप्रेन्योर मिस्टर सिप्पी यानी मिस्टर जयदीप सिप्पी। जयदीप को बचपन से ही खाना खाने और बनाने का शौक था। इसे पूरा करने के लिए जयदीप ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और अपना करियर शुरू किया। लेकिन खाने का यही शौक जयदीप के लिए महंगा पड़ा और इत्तेफाक से आगे चलकर जयदीप को एक एंटरप्रेन्योर बनाने में कामयाब रहा। शरीर में आवश्यक सभी न्यूट्रिएंट्स में से एक होता है फाइबर, जो ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों को कंट्रोल में रखने की अहम भूमिका निभाता है। फाइबर का काम सभी न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का है। जयदीप ने मिसिसिपी की रेसिपीज बनाते वक्त फाइबर को अहमियत दी और साथ ही शरीर के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स के मिक्स से टेस्ट का भी ख्याल रखा। So our primary flag in the mud is fiber. We also use a lot of wholesome ingredients. We don't use refined products. We don't use wheat. We try to be gluten free wherever possible. तो इसमें बहुत से other folic acid and nutrition and minerals and vitamins and micronutrients and zinc and magnesium and बहुत से other चीजें हैं। 2011 में म्यूस्ली से मिसिसिपी की शुरुआत हुई और बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में कियोस्क के जरिए म्यूस्ली के 6 फ्लेवर्स बेचकर कंपनी ने अपना ब्रांड लॉन्च किया। लेकिन इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बावजूद ब्रांड ज्यादा बिका नहीं। इस बड़े फेलियर से जयदीप ने बिजनेस का सबसे बड़ा सबक सीखा। सिर्फ अच्छे लुक, इनोवेटिव प्रोडक्ट और मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस रखना भी जरूरी था। नेचर्स बास्केट के साथ अक्टूबर 2013 में मिसिसिपी ने दिल्ली, मुंबई के 50 से 60 रिटेलर्स के साथ वापसी की। इस बार मिसिसिपी के प्रोडक्ट रेंज में कुकीज और नमकीन स्नैक्स भी जोड़े गए और इस बार ग्राहक मिसिसिपी पर टूट पड़े। एज नेचर्स बास्केट हमने सिर्फ उसमें एक यूएसपी देखा और वो यूएसपी था कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अच्छे इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं, नेचुरल या जो इंग्रेडिएंट्स जिसको हम हेल्दी मानते हैं उन हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं। एंड वो चीज़ देख के, उसका पोटेंशियल देख के हमने इनको अपने स्टोर्स में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन
आप विश्वास नहीं करेंगे, इसका जो रिस्पॉन्स है हैज़ बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। वी वर सरप्राइज्ड कि इसका जो डिमांड है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से शायद डबल था, और सिर्फ एक स्टोर में या 2 स्टोर में नहीं, बल्कि कि हमारी एंटायर चेन में। फिलहाल नेचर्स बास्केट, बिगबास्केट.com, फूड हॉल, वेस्ट साइड, गुरमे कंपनी जैसे बड़े रिटेलर्स के साथ 150 छोटे रिटेलर्स के जरिए मिसिसिपी ग्राहकों तक पहुंच बनाए हुए हैं। ई कॉमर्स के बढ़ते बूम को कैश इन करने के लिए कंपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स और गुरमे रिटेलर्स के साथ टाई अप भी कर चुकी है, लेकिन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन पर कंपनी का सबसे ज्यादा भरोसा है। इस तरह का ब्रांड बनाना, उसे सक्सेसफुली चलाना और निवेशकों को आकर्षित करना, ये जयदीप की सबसे बड़ी चुनौती रही है। कंपनी को इस साल के अंत तक ब्रेक इवन करने की उम्मीद है। इस हाई फाइबर टेस्टी स्नैक की रेंज को बढ़ाने पर टीम भी काम कर रही है। साथ ही सप्लाई चेन मजबूत कर कस्टमर रीच बढ़ाना कंपनी का मेन एजेंडा रहेगा। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले साल आपसे मुलाकात होगी ढेरों नए आइडियाज और एंटरप्रेन्योर्स के एक्सपीरियंसेस के साथ। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।